अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपकी टीचर माविश काज़मी एक बार फिर आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपकी केमिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 6 से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सबसे पहली बात, सॉल्यूशंस कहते किसे हैं? आम अल्फाज में बात की जाए तो सॉल्यूशंस कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अज्जा के यकजा होने को सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि पानी के अंदर नमक शामिल करें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, पानी के अंदर नमक और चीनी दोनों शामिल कर लें तब भी सॉल्यूशन बन जाता है। स्टूडेंट, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तीन तबई हालतों में पाए जाते हैं, तीन फिज़िकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, और ये फिज़िकल स्टेट उस सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है जिसमें आप अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स का भी सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड्स का भी सॉल्यूशन बनता है और गैसेस का भी सॉल्यूशन बनता है। अब सॉलिड के सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो अलॉयज़ जितने भी हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं? सॉलिड का सॉल्यूशन है सॉलिड में ही। और लिक्विड, सी वाटर, समंदर के पानी का सबको पता है, वो भी एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा गैस के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो है हवा। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली हवा जो है वो एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट गैसेस मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ मिक्स हुई हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात थी सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस के लिए होमोजेनस मिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस नहीं कहते, उनके लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, वो हम इस चैप्टर के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं सॉल्यूशंस में जो सबसे आम किस्म का सॉल्यूशन है, जिसका हम सबको अंदाज़ा भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन सॉल्यूशन है, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो पानी के अंदर बनाया जाता है। पानी के अंदर जब भी आप किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो बनने वाला सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। और एक्वस सॉल्यूशन जो है ज़्यादातर लैब्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पानी जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मैक्सिमम सोल्यूट्स अपने अंदर हल कर लेता है, तो इसके अंदर बनने वाले सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के मुतालिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में, ताकि हमें समझ आ सके कि सॉल्यूशंस किस किस तरीके से बनते हैं और कौन कौन सी यूनिट्स में हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहली आप चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला कंपोनेंट आप सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है सोल्यूट। सोल्यूट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? वो क्वांटिटी, वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी थोड़ी है, वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी थोड़ी होती है सॉल्यूशन बनाते वक्त, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि अगर आप शुगर का सॉल्यूशन बनाने लगे पानी में, तो जो शुगर है वो या तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच ले लें, लेकिन वो सोल्यूट ही कहलाएगी, बिकॉज जो आपके पास पानी है वो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो जो चीज़ सोल्यूशन बनाते हुए थोड़ी क्वांटिटी में होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में हम लिया जाता है, एक लार्ज अमाउंट होती है जिस सब्सटेंस की, उसे हम कहते हैं हमारा सॉल्वेंट। अब आम एग्जांपल फिर वही, पानी के अंदर बनने वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें पानी जो है वो एक सॉल्वेंट है। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें पानी सॉल्वेंट होता है, लेकिन शुगर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉल्यूट्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या हैं, किस किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आप सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डालें और वो सॉल्युबल हो जाए। इसका मतलब ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्युबल हो, अनडिजॉल्व और ना हो, बल्कि सारी की सारी उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। और वो हम किसी भी सब्सटेंस का बना सकते हैं, लेकिन हर टेम्परेचर पर बनने वाला सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिर्फ उसी टेम्परेचर के लिए सैचुरेटेड होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसकी सैचुरेशन भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल हों या जिस भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं उनको एनर्जी मिल जाती है और वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर और स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं जिसमें वो सोल्यूट को डिजॉल्व फर्दर कर लेते हैं। तो काइंडली सॉल्यूशंस की बात करते हुए स्टूडेंट्स, आपको टेम्परेचर का फैक्टर बहुत जहन में रखना पड़ेगा कि एट गिवन टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आप बात कर रहे हों जिस भी सॉल्यूशन के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम हो। कितनी कम हो? उतनी कम हो जितनी उसका सैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। मतलब एक सॉल्यूशन जो है वो अगर आप कह लें जी 3 चम्मच के साथ आपने एक सॉल्यूशन के अंदर चीनी डाल दी है,
क्या वो 3 चम्मच इनफ हैं? क्या उसके बाद उसके अंदर मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी? अगर तो डिज़ोल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसका मतलब है 3 चम्मच की जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट सल्यूट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सोल्यूशन बनाने के लिए। लेकिन अगर वो 3 चम्मच के बाद भी शुगर डिज़ोल्व हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक और जो आप सोल्यूशन बनाने लगेंगे उसमें अगर आप 3 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो वो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, बिकॉज सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 4 या 5 चम्मच चीनी रिक्वायर्ड है हमें। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक और टाइप ऑफ सोल्यूशन की जिसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन सुपरमैन नहीं है, सिंपल सी चीज़ है ये भी। इसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है हमारे सॉल्यूट की वो ज़्यादा होती है सेचुरेटेड स्टेट में। अब फिर वही बात करूंगी कि सेचुरेटेड बनाने के लिए अगर 5 चम्मच चीनी हमने यूज़ की है तो सुपर सेचुरेटेड वो कंडीशन होगी जब एक ख़ास टेम्परेचर पर आप उसमें 6 चम्मच चीनी डालें और वो डिज़ोल्व हो जाए। इसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए आपको सब्सटेंस को या अपने सोल्यूशन को थोड़ा हीट देनी पड़ती है ताकि वो चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसकी एक बड़ी जो एक एविडेंट एग्जाम्पल लैब्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। स्टूडेंट्स सोडियम थायोसल्फेट जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसका सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 20.9 ग्राम सॉल्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री पर सोडियम थायोसल्फाइड इतनी अमाउंट के साथ सेचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है। अगर हम इसी टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर थोड़ी शुगर डाल दें, मतलब 20 पॉइंट ना डालें बल्कि 10 पॉइंट समथिंग डाल दें, तो वो सोल्यूशन अनसेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर उसी तरह के सोल्यूशन के अंदर हम एक और सोल्यूशन जो उसी टेम्परेचर पर है उतने ही वाटर की क्वांटिटी के साथ है लेकिन जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो 20 से ज़्यादा डाल दें और वो डिज़ोल्व भी हो जाए तो हम उसको कहेंगे सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। और सोडियम थायोसल्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जो कि एविडेंटली शो करता है कि कैसे सुपर सेचुरेटेड बनता है और कब वो सुपर सेचुरेटेड अनसेचुरेशन शो कर देता है। सोडियम थायोसल्फेट एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। अपनी सेचुरेशन लेवल पर आने के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा हीट करें तो वो मज़ीद सॉल्यूट भी अपने अंदर हल कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसके सोल्यूशन को ठंडा करें या उसको ज़रा सा शेक करें या टैप करें तो उसके अंदर से नज़र आता है कि क्रिस्टल्स नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं। तो उससे पता चलता है जो क्रिस्टल्स का बैठना है चीज़ के ठंडे होने पर, इसे हम कहते हैं कि ये सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डाइल्यूशंस की, कि जो सोल्यूशन होते हैं वो हल्के भी होते हैं तेज़ भी होते हैं। मतलब हल्के और तेज़ से मुराद ये है कि अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आप थोड़ी डालेंगे तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। अगर आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा डालेंगे तो वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि लोग चाय के अंदर मुख्तलिफ चम्मच चीनी पीते हैं, अगर कोई हाफ टी स्पून यूज़ कर रहा है तो वो डाइल्यूटेड उसने शुगर इस्तेमाल की है। लेकिन अगर कोई 5 या 6 चम्मच इस्तेमाल कर रहा है तो शुगर हो सकती है, ध्यान रखें। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि पानी के अंदर नमक का मिक्स करना। पानी के अंदर जब नमक को मिक्स करते हैं तो इस सोल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ये ब्राइन सोल्यूशन जो है अगर इसके अंदर हम और सॉल्वेंट ऐड करते चले जाएं तो ये और तेज़ और कड़वा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है डाइल्यूशंस की बात, कि सॉल्यूशंस डाइल्यूट भी हो सकते हैं और कंसंट्रेटेड भी होते हैं। इसके बाद हम करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हम कितना सोल्यूट डालें और वो यूनिट्स जिसमें हम मैयर कर रहे हैं अपना सोल्यूशन, हम किस हिसाब से अपना सोल्यूशन बना रहे हैं। हर चीज़ को करने का एक तरीक़ाकार होता है, हर चीज़ को मैयर करके इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जब सोल्यूशंस की बारी आती है तो उसको किस किस तरीके से मैयर कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। मैयर करने से मुराद मेरा ये है कि हम कितना सोल्यूट की अमाउंट यूज़ करेंगे। तो स्लाइड्स पर हमें नज़र आ रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो कहलाती है प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट हम डाल रहे हैं वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। और वो यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें एक यूनिट, पहला यूनिट है परसेंटेज। हम जब सोल्यूशंस बनाते हैं तो हम परसेंटेज को यूज़ करते हैं और वो परसेंटेज जो है वो बाय मास भी हो सकती है, बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। और ये कैसे होगी स्टूडेंट्स, ये हम अपने अभी फ़ौरन देखने वाले हैं कि किस तरीके से होगी। पहली जो हेडिंग है वो है परसेंटेज मास बाय मास। मतलब पहला सोल्यूशन हम जो बनाने जा रहे हैं वो है
परसेंटेज मैस बाय मैस, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे सोल्यूट जो है वो भी ग्राम्स में होगा और हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो भी ग्राम्स में होगा। इसकी एग्जांपल ये इस तरह से है कि अगर हमारे पास 10 मोलर मैस पर मैस शुगर सोल्यूशन है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि 10 ग्राम शुगर को हम 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ताकि 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस परसेंटेज में हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी है और जो हमारा फाइनल सोल्यूशन बन रहा है हम उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आएगा कि मैस ओवर सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सोल्यूशन बन जाएगा और इंटू 100 करेंगे तो वो हमारे पास परसेंटेज प्रोवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी कि अगर हम सोल्यूशन बनाएं परसेंटेज मैस बाय मैस से। अब देखते हैं अगला तरीका जो है वो है परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। मैस बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमारी एक क्वांटिटी ग्राम्स में होगी और जो हमारा सॉल्यूशंस बनेगा उसको हम वॉल्यूम के हिसाब से या डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से चेक करेंगे कि वो कितना बन रहा है, मतलब लीटर है, हाफ लीटर है, क्या है। इस कंसंट्रेशन यूनिट में सोल्यूट के ग्राम्स जो हैं वो हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेक करें। मतलब ये कि इसमें हमें सॉल्यूशन के बारे में पता है, सॉल्यूट के बारे में भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सॉल्वेंट हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं कि हमें इतना सोल्यूशन बनाना है, लाइक हमें एक जग सोल्यूशन बनाना है और हमें इतनी चीज़ प्रोवाइड की गई है कि इसके साथ बनाना है, ठीक है। तो अगर इसकी हम एग्जांपल देखें तो 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन जो है उसमें 10 ग्राम शुगर होगी और सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब छोटी क्वांटिटी होती है, डेसीमीटर क्यूब बड़ी क्वांटिटी होती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूट को मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है हम उसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपनी अगली टाइप देखते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स की, वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। और वॉल्यूम बाय मैस में हमारा जो सोल्यूट है अब वो लिक्विड फॉर्म में है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड में है, लेकिन उसको हम ग्राम के हिसाब से देख रहे हैं। वो किस तरह से होगा ये देखें। अगर हम कह रहे हैं जी 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है पानी के अंदर, हमारा जो सोल्यूट है वो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। तो इस केस में हम मेजरमेंट कैसे करेंगे कि 10 सेंटीमीटर हम लेंगे अपना अल्कोहल। 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 10 ml हम अपना अल्कोहल को डिसॉल्व करेंगे अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में। हमें नहीं पता कि पानी का फाइनल वॉल्यूम कितना है, हमने लेकिन अपने सोल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम मेंटेन करना है जो कि 100 है। तो पहली जो हमने परसेंटेज मैस बाय मैस देखी थी सिर्फ स्टूडेंट्स, उसमें हमें सॉल्वेंट के बारे में पता था, लेकिन जो हमने भी दोनों और यूनिट्स देखे हैं उसमें हमें सोल्यूट और सिर्फ सॉल्यूशन का पता है, सॉल्वेंट के वॉल्यूम या मैस को हम कंसीडर नहीं कर रहे। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक और कंसंट्रेशन यूनिट की जो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार है जो हम लिक्विड्स के साथ करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल कोट यहाँ पर है उसमें ये है कि 30% अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है आपने पानी में, तो इसका मतलब ये है कि 30 ml या सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को आप डिसॉल्व करेंगे एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि पानी 10 ml भी हो सकता है, 20 ml भी हो सकता है, 30 ml भी हो सकता है। ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज नहीं करना इसको। ml इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जल्दी ग्रैस्प हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब की समझ देर से आती है, बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटीमीटर क्यूब कोई अलग से चीज़ है, वो ml ही होता है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो पानी की क्वांटिटी है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो कुछ ना कुछ अमाउंट हो उसकी हो, कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है, लेकिन जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml पूरा होना चाहिए। उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीकाकार है। इसके बाद स्टूडेंट हम अपनी एक और कंसंट्रेशन यूनिट देखेंगे जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जब भी लैब में केमिकल बनाएं या बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस बनाएं, तो हम मोलैरिटी को कंसीडर करते हैं और मोलैरिटी से बनाए जाने वाले सॉल्यूशंस जो हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं।
तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी देखते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं। मोलैरिटी जो है वो है कंसंट्रेशन यूनिट, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन जो है वो फाइनल वॉल्यूम आपको पता है आपके सोल्यूशन का, जो कि है 1 लीटर। अब 1 लीटर में हम अपना जो सोल्यूट है उसका कितना मास डालें कि वो 1 मोल हो जाए। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमने बात की है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम मोलर मास निकालते हैं, हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में मोलर मासेस निकालना सीखे थे स्टूडेंट्स। आए एक बार फिर देखते हैं कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। मैं बोर्ड की तरफ आपको लेकर चलूँगी कि 1 मोलर मास कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका कितना मास होगा। इसका मास निकालने के लिए आपको, मैंने सारे लेक्चर्स में कहा है कि आपको क्या याद होना चाहिए, आपको मैसेज याद होने चाहिए। ये देखिए मुझे ज़बानी याद है इसलिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। 23 जो है वो सोडियम का एटॉमिक मास है, और चूंकि सोडियम का सिर्फ एक एटम है यहाँ पर तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1, और हाइड्रोजन 1 × 1। तो इस तरीके से जब हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास 40 ग्राम जो है वो आ रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी आपने मोलैरिटी बनानी है तो आपको मोलर मास खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एटॉमिक मासेस याद होने ज़रूरी हैं। और मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि काइंडली आप पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद रखिए ताकि आपके लिए आसानी हो। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये मास बना 40 ग्राम। ये 40 ग्राम जो मास है इसके बारे में दोबारा बात करते हैं। स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो 40 ग्राम हमने अभी निकाला है, ये क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वेइंग बैलेंस के ऊपर, थोड़े से पानी में उसको डिसॉल्व करेंगे, और उसके बाद सिलेंडर के अंदर, जो हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, उसके अंदर उस सोल्यूशन को 1 लीटर तक लेकर जाएंगे, तो ये हमारा मोलर सोल्यूशन बनेगा। मोलैरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको फिर आप डिसॉल्व करेंगे तो ये 40 ग्राम, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में बना, ये 40 ग्राम आपको मोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर। देखिए, जब आपने एक नोन क्वांटिटी का मोलर सोल्यूशन बना लिया है, जिस वक्त आप मोलैरिटी निकाल के, मोलैरिटी फाइंड आउट करके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके आप सोल्यूशन बना चुके हैं, अब उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसकी बात करते हैं। डाइल्यूशन उसी वक्त पॉसिबल है जब आपको अपना जो गिवन सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पता हो। हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से है। 0.1 मोलैरिटी आपको सोल्यूशन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाएं जिसकी क्वांटिटी 100 ml हो। मतलब जो आपका गिवन सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है और उससे जो आपने सोल्यूशन बनाना है उसकी मोलैरिटी कम है और उसका वॉल्यूम भी डिफरेंट है। तो इस केस में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स कि वो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये M1V1 उस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में बता रहा है जिसकी मोलैरिटी आपको पता है लेकिन वॉल्यूम आपको नहीं पता, और डाइल्यूट सोल्यूशन वो है जो गिवन है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.01 मोलैरिटी है और 100 ml जो है उसका क्या है, वॉल्यूम है। तो जब इसको, इस वैल्यू को पुट इन करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। M2 हमारे पास है 0.01, V2 है 100 और हमारे पास M1V1 में से M1 जो है वो 0.1 है। रीअरेंज करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास आता है वो 10 है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे 0.1 मोलर सोल्यूशन जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसमें से 10 ml को लेंगे और 10 ml के अंदर हम 90 ml पानी डाल के उसको टोटल 100 ml सोल्यूशन बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी डाइल्यूशंस। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आपने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बनाना है। सॉल्वेंट को सोल्यूट के एक ख़ास अमाउंट के साथ मिक्स करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हम एक सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, एक ख़ास सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की अमाउंट ले रहे हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ़ सोल्यूट के बारे में नहीं पता कि हमने कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालनी है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड किस पर करती है? अगर फैक्टर्स देखें, वो फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, तो पहला जो फैक्टर उसमें होता है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जिस तरह की चीज़ होती है वो अपने जैसी ही चीज़ को अपने साथ मिक्स होने की इजाज़त देती है। जैसे कि मैं बात करूँगी यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की और पोलर कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर, उसकी नेचर पोलर है, आयनिक की भी और पोलर कंपाउंड्स की भी, और पानी इटसेल्फ पोलर है, तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर। और नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि ग्रीस वगैरह के दाग या जो चिकनाई वगैरह होती है वो सिंपल पानी से नहीं उतरती, उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करना पड़ता है, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ये सारे वो हैं जो कि जब भी सोल्यूशन बनाया जाता है तो देखा जाता है कि जो सोल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं क्या वो सिमिलर इन नेचर हैं या डिफरेंट इन नेचर हैं, क्योंकि अगर वो सिमिलर इन नेचर हैं तभी वो सोल्यूशन बन पाएगा, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो स्लाइड पर जो चीज़ इस वक्त आपको नज़र आ रही है उसमें हमने यही मेंशन किया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और इसकी एग्जांपल भी कोट की है कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल, ये वो सब्सटेंस हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारा सेकंड फैक्टर सॉल्युबिलिटी के लिए। सेकंड फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होता है वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि हम जिन दो चीज़ों को मिक्स करना चाह रहे हैं क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं मिक्सिंग में या नहीं करती हैं। हमने जो पहली बात की लाइक डिजॉल्व लाइक, उसमें हमने यही चीज़ डिस्कस की कि अगर नेचर सेम होगी तभी दोनों कंपोनेंट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को मिक्सिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि तीन बातें बहुत ज़रूरी हैं जब सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं या जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं। वो तीन बातें क्या हैं? वो तीन बातें ये हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि सॉल्वेंट को सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जगह देनी चाहिए। जिस तरह आप अपने घर में गेस्ट्स को वेलकम करते हैं ना, कि अगर वो आए हैं तो उन्हें वार्म वेलकम दें, उनके लिए जगह बनाएं, इसी तरीके से सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट को जगह नहीं देगा तो वहाँ पर सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है वो ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो आपस में इंटरेक्शन डेवलप करके मिक्सअप हों। ये तीन चीज़ें हैं, काफ़ी जनरल सी बातें हैं ये, कि सोल्यूट के पार्टिकल अलग होने चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को अकोमोडेट करें, और तीसरी चीज़ मिक्सिंग। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरीके से होता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल कोट करके आपको दिखाई है उसमें हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट हमारा नमक है। देखें, जब हम सोल्यूट को हमने डाला पानी के अंदर वो इस सिचुएशन में था, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के करीब करीब थे। अब ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेंगे, इनके अंदर इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। सोल्यूट अगर अपने आप को सेपरेट नहीं करेगा या इतनी चीज़ नहीं दिखाएगा और सॉल्वेंट इसको अकोमोडेट नहीं करेगा तो ये इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप चूंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसोल्यूशन दिखाई भी है, तो वो किस तरह से हो रही है। देखिए, ये जो नेगेटिव आयन है सॉल्ट के पार्टिकल का, क्लोराइड का, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ये दो हाइड्रोजन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर इनके दरमियान में जो इंटरेक्शन पैदा होगी वो इंटरेक्शन इसमें मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव आयन को हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है। इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी और यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। तो क्या होगा, एक एक जो सोल्यूट के कंपोनेंट हैं उनको पानी के मॉलिक्यूल इस तरह घेर लेंगे। जब इस तरह घेर लेंगे तो उनकी अकोमोडेशन भी हो गई, उनकी इंटरेक्शन भी हो गई और इस तरह से उनकी मिक्सिंग भी हो जाएगी। तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी होता है सोल्यूशन बनाने के लिए और सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारी अगली फैक्टर की, और वो फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है? टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी
के बारे में बताने के लिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कि सॉल्यूशंस के बारे में एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप डेफिनेशन करें या लैब में बनाएं तो टेम्परेचर का ज़रूर ख्याल रखें। एक ख़ास टेम्परेचर पर एक ख़ास सॉल्युबिलिटी का सोल्यूशन बन सकता है, और जैसे टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। हो सकता है वो सोल्यूट उसमें डिजॉल्व ना हो सकता है हो जाए। ये कंडीशंस वेरी करती हैं। ये जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं टेम्परेचर की वजह से कि क्या सॉल्यूट हल हो जाएगा या नहीं होगा या उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ है जिसको हम देखने जा रहे हैं वो है कि वो सॉल्यूशंस जो जब बनते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो सॉल्ट कौन से होते हैं जो ऐसा काम करवाते हैं उसकी बात करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और KCl, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनको जब हम पानी में ऐड करते हैं तो हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। मतलब आपको फील होता है जब उसको पकड़ते हैं तो आपको लगता है कि वो ठंडी हो गई है, और ये ठंडी इसलिए होती है क्योंकि ये सॉल्ट जो हैं ये अपनी सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्ट जब भी पानी में डिजॉल्व होंगे अपनी सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखें, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलने के लिए हीट की ज़रूरत है और सोल्यूशन बन रहा है। इस तरह के केसेस में जहाँ पर आपके सोल्यूशन के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जब ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो कि सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लें, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करें, वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये देखिए, हमने ग्राफ से बात करते हैं इसके बारे में। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जिनकी हमने भी की है। ये देखें, सोडियम नाइट्रेट, ये एक हमने इसकी बात की है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात की है और KCl की बात की है। सबसे पहले हम KCl को डिस्कस करेंगे। KCl जीरो टेम्परेचर, स्टूडेंट्स ये नीचे टेम्परेचर है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है। जीरो टेम्परेचर पर KCl की अमाउंट देखें ऑलमोस्ट 25 समथिंग है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, और 100 पर KCl की कितनी अमाउंट डिजॉल्व हो सकती है? 59 तक डिजॉल्व हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि KCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रही है। यही बात पोटेशियम नाइट्रेट के साथ है और यही चीज़ सोडियम नाइट्रेट के साथ है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट भी हैं यहाँ पर कि जिनकी टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखें, जैसे कि इस केस में सीजियम सल्फेट 20 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी अमाउंट डिजॉल्व हो रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी अमाउंट कम होती जा रही है और फाइनली फिर स्टेबल हो गई है। टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद हम बात करेंगे उन सॉल्यूशंस की जो हीट रिलीज करते हैं, जैसे कि लिथियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट जिसकी अभी मैंने बात की। ये दो सॉल्ट ऐसे हैं कि जब इनको पानी में डिजॉल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये हीट रिलीज कर रहे हैं। ऐसे जितने भी सॉल्ट हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ग्राफ में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और उनकी बात करते हैं उन सॉल्ट की जिनकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, और वो है नमक। सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है कि उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, इतना ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन जितना पोटेशियम नाइट्रेट के केस में या लिथियम सल्फेट के केस में था वैसा नहीं होता। मिनिमम इफेक्ट आता है सोडियम क्लोराइड के केस में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस की। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सॉल्यूशंस की जो हमने टाइप्स अभी देखी उसके अलावा भी इसकी टाइप्स हैं, और वो होती हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड्स क्या हैं। देखिए, सॉल्यूशन की बात मैंने पहले की कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करके आपको एक यकजां सॉल्यूशन दे देंगे। कोलाइड्स की बात करते हैं। कोलाइड्स में क्या होता है? कोलाइड्स के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो बड़े होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, क्योंकि वो आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि दे आर विजिबल विद नेकेड आई। आप उनको अपनी आंख से देख सकते हैं कि हाँ जी सोल्यूशन के अंदर ये है। इसके बाद बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। कोलाइड जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है लेकिन वो एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइड बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है, ये ज़्यादा देर तक पड़े रहें तो ये सेटल डाउन नीचे नहीं बैठती चीज़, जैसे रेत और पानी होता है कि रेत और पानी अगर मिक्स करें तो थोड़ी देर बाद रेत बैठ जाती है, तो उसको हम कोलाइड नहीं कहेंगे, उसको हम सस्पेंशन कहेंगे।
सस्पेंशन वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें पार्टिकल्स अनडिजॉल्व रहें और थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन हो जाएं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी सैंड इन वाटर। सॉल्यूशंस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख सकते। कोलाइड के पार्टिकल बड़े होते हैं लेकिन हम उनको फिर भी अपनी आंख से नहीं देख सकते। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं और हमें नजर आते हैं कि नीचे बैठ रहे हैं, जैसे कि पानी के अंदर चौक मिक्स कर दें या पानी के अंदर रेत मिक्स कर दें तो नजर आता है कि पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। सोल्यूशन के पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर को आसानी से पास आउट कर जाते हैं। कोलाइड्स के पार्टिकल बड़े होते हैं लेकिन फिर भी ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं, लेकिन जो सस्पेंशन है वो फिल्टर पेपर के अंदर से जब उन सॉल्यूशंस को पास करते हैं तो सोल्यूट अलग हो जाता है, सॉल्वेंट अलग हो जाता है। इसके अलावा सॉल्यूशंस के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जब सॉल्यूशन बन जाता है और अगर आप लाइट करें उसके सॉल्यूशंस के ऊपर तो लाइट बिल्कुल उसी फॉर्म में नजर आएगी जिस फॉर्म में आप टॉर्च से लाइट दे रहे हैं। स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं आएगा। लाइट को फैलाने की जो प्रॉपर्टी है वो कोलाइड्स में पाई जाती है। कोलाइड्स जो होते हैं वो टाइडनल इफेक्ट शो करते हैं। जब आप लाइट इस सोल्यूशन के ऊपर देते हैं तो ये लाइट को स्कैटर कर देती है, इसको हम टाइडनल इफेक्ट कहते हैं। ये पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि लाइट बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं और वहां से कुछ पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोल्यूशंस कहते हैं पानी के अंदर इंक ड्रॉप्स को मिक्स कर दें तो वो सोल्यूशन है। कोलाइड्स की बात करें तो स्टार्च, एल्ब्यूमिन, ब्लड, मिल्क, जेली, टूथपेस्ट, सोप, ये सब चीज़ें हैं, ये सब कोलाइड्स कहलाते हैं। और इसके अलावा सस्पेंशन में चॉक इन वाटर मिल्की सस्पेंशन बनता है। पेंट्स जो हम दीवारों पे करवाते हैं वो सस्पेंशन है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक मेडिसिन है जो कि एसिडिटी ऑफ स्टमक को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें पता चलता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको फील होते हैं, आप जब इसको पीते हैं तो पता चलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो ये तो बात रही सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, नेचर में कौन कौन से सॉल्यूशन पाए जाते हैं, सॉल्यूशंस के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी आपने वो देखी, सोल्यूट, सॉल्वेंट की बात की, आपने कंसंट्रेशन यूनिट देखे, मोलैरिटी के बारे में बात की, डाइल्यूशंस की बात की। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत आसान टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए और इसके साथ ही अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।